नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 27 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज और क्विज में आज हमेशा की तरह प्रश्नों की संख्या है 15। तो अगर आप ईमानदारी के साथ में अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जिसका नाम है जोगबनी विराटनगर, यानी कि यह जोगबनी से विराटनगर को जोड़ती है, भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस यह कब मनाया जाता है? UNWTO यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य को ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया? विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? और हम सफर मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जिसका नाम है जोगबनी विराटनगर, ये भारत और नेपाल की सीमा पर बना है और उस समय पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नेपाल के जो पीएम है केपी शर्मा ओली, उनके द्वारा मिलकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया था और ये भारत और नेपाल की सीमा पर निर्मित दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करते हैं, दोनों ही मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। तो ध्यान रखिएगा 25 जनवरी को ये मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। WTO के द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है केरल राज्य के टूरिज्म विभाग को और ये पुरस्कार इसलिए दिया है क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है। साथ ही साथ 2021 तक के लिए इन्होंने ये घोषणा की है कि हमारे यहाँ पर जो भी पर्यटक स्थल हैं उनको हम विकलांग लोगों के भी अनुकूल यानी कि दिव्यांग लोगों के भी अनुकूल बना देंगे। विश्व आर्थिक मंच जिसका मुख्यालय आपको क्लॉगनी में मिलेगा, स्विट्जरलैंड के यानी कि जिनेवा में, इसके संस्थापक हैं क्लाउस श्वाब और वर्तमान में यही इसके अध्यक्ष भी हैं। हम सफर मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया हमारे श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार जी के द्वारा और संतोष गंगवार जी के द्वारा ही एक ऐप और लॉन्च किया गया था जिसका नाम था संतुष्ट, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन पार्लर खोलने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? किस राज्य के चर्च व कॉन्वेंट यूनेस्को स्थल में शामिल है? बिहार राज्य में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक सभी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को विद्युतीकृत किए जाने की योजना है? आईसीसी के एम्पायर पैनल में शामिल 2 महिलाएं कौन हैं जो कि भारत की हैं? तो इनके उत्तर जानते हैं। ऑक्सीजन पार्लर जिसके बारे में नासा के द्वारा 1989 में रिकमेंड किया गया था और अब जाकर के भारत का पहला स्टेशन बन गया है जहां पर ये खुला है और वो है नासिक रेलवे स्टेशन। कौन सा? नासिक रेलवे स्टेशन में ये खोला गया है। किस राज्य के चर्च और कॉन्वेंट यूनेस्को स्थल में शामिल हैं? तो ये हैं गोवा के। कहाँ के? गोवा के चर्च और कॉन्वेंट यूनेस्को स्थल में शामिल हैं। बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है इसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। भारतीय रेलवे द्वारा जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है इन्हें विद्युतीकृत किए जाने की योजना है दिसंबर 2023 तक। कब तक? दिसंबर 2023 तक। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे ने ये कहा है कि 2024 तक हम पूरी तरीके से यानी कि 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे, यानी कि सभी हमारी गाड़ियां जो हैं वे लाइट से चलेंगी और 2030 तक भारतीय रेलवे ने कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है। आईसीसी के एम्पायर पैनल में अभी 2 भारतीय महिला एम्पायर शामिल हुई। इनका नाम है जनानी नारायणन और बृंदा राठी। क्या नाम है? जनानी नारायणन और बृंदा राठी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले GS लक्ष्मी महिला मैच रेफरी के रूप में शामिल हुई थी। किस स्टेशन पर दवा दोस्त नामक जेनेरिक मेडिसिन स्टोर की शुरुआत की गई? किस राज्य द्वारा PVSS यानी कि पुलिस विजिटर सर्विलांस सिस्टम और नाइट बीट चेकिंग सिस्टम की शुरुआत की गई? कैरियर बैक टू वुमेन पहल की शुरुआत किस IIT के द्वारा की गई? रोजर मेवेदर जिनका निधन हुआ ये किस खेल से संबंधित हैं और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व आपको किस राज्य में मिलेंगे? तो दवा दोस्त नामक जो जेनरिक मेडिसिन की इस दवा की दुकान है ये खोली गई है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, जहां पर भारत की पहली रेलवे की स्कॉट मशीन भी लगाई गई है। PBS और नाइट बीट चेकिंग सिस्टम ये बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। कैरियर बैक टू वुमेन नामक जो पहल है ये IIT मद्रास के द्वारा शुरू की गई है। रोजर मेवेदर जिनका निधन हुआ ये थे अमेरिका के मुक्केबाज, 2 बार के ये विश्व चैंपियन भी
रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, और इनकी संख्या है 7, जैसे कि कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, संजय धुबड़ी, बांधवगढ़ और एक है राता पानी। तो ये रहा आपका क्विज। आई होप क्विज आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, तो अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। क्विज बंद किए जाने के पीछे का रीज़न मैंने आपको कल भी बताया था कि रीज़न ये है, एक तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं आप कह सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि वीडियो की लेंथ भी काफ़ी बड़ी हो जाती थी। क्विज के लिए मुझे अलग से टाइम देना पड़ता है, तो इसीलिए अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा तो फिर मुझे क्विज को बंद करना पड़ेगा। वुहान वायरस की बात करते हैं तो वर्तमान में दुनिया में 29,73,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 2,06,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। यूएसए सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में पहले स्थान पे है, स्पेन है दूसरे और इटली है तीसरे स्थान पे। अपने देश भारत की बात करते हैं तो यहाँ भी हालात आप बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1600 नए मामले कल फिर आए और इस तरह से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 28,000 के करीब पहुंच चुकी है। 882 लोगों की डेथ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, गुजरात है दूसरे और दिल्ली है तीसरे स्थान पे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो वीडियो को मैक्सिमम आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। हालांकि कल मैंने अभी जो एनालिटिक्स है उसको चेक किया तो बहुत ही कम लोगों के द्वारा वीडियो शेयर किया जाता है, तो एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। हाँ, कल एक प्रश्न था कि मैंने आपको बताया था कि मलेरिया जो है उसे उन्मूलित किए जाने का लक्ष्य भारत सरकार का 2027, तो इसको लेकर के भी कई लोगों ने कमेंट किया था। तो मैं आपको यहाँ पर IGMR यानी कि इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने 2015 में 17 एशिया पैसिफिक के नेताओं के साथ में मिलकर के एक प्लान बनाया था, और उस समय टारगेट रखा था कि हम 2030 तक मलेरिया को समाप्त करेंगे, यानी कि सभी लोग मिलकर के अपने अपने देश से। लेकिन उसके बाद में भारत सरकार ने यहाँ पर एक दूसरा संकल्प लिया, यानी कि इन्होंने फिर ये टारगेट रखा कि 2027 तक, ये आप देख रहे होंगे 2027 तक, यानी कि जो टारगेट हमने रखा है 2030 का, उससे 3 वर्ष पहले हम अपने यहाँ से मलेरिया को समाप्त करेंगे। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर कल मैंने आपसे बताया था कि 2027 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बात करते हैं अगर हम लोग विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की, तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो हमारी क्रिएटिविटी होती है उसको बढ़ाने के लिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन का क्या प्रभाव होता है, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। थीम आपको ध्यान रखनी है, थीम इस बार की है इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर, यानी कि हरित भविष्य के लिए नवाचार। बात करते हैं वीपो की, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा में, और अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं, क्या नाम है इनका? डारेन तांग, जो कि हैं सिंगापुर के। अभी वीपो के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें इन्होंने ये बताया था कि किस देश के द्वारा सबसे ज़्यादा पेटेंट के लिए आवेदन आते हैं, तो इसमें चीन ने अब अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, और ऐसा अभी तक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब अमेरिका को किसी देश ने पीछे छोड़ा है। किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया? तो ये जो जीवन शक्ति योजना है इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए कोविड योद्धा सम्मान योजना की भी घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने बीमा किया था सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। और अब ये जो जीवन शक्ति योजना है इसे सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इस योजना में होगा क्या? तो जो हमारे शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं वे कॉल सेंटर में कॉल करके, जो मध्य प्रदेश सरकार का कॉल सेंटर है वहाँ पर कॉल करेंगी, उसके बाद में अपना पंजीकरण कराएंगी। पंजीकरण कराने के बाद में सूती कपड़े से ये लोग बनाएंगी मास्क, और फिर इन्हें एक मास्क के लिए 11 रुपये दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, यानी कि जब मास्क कलेक्ट किया जाएगा तो उसी दिन या उसके एक दिन बाद इनको 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर अपने नागरिकों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी?
यानी कि इस राज्य के जो नागरिक किसी अन्य राज्य में फंस गए थे उनको यहाँ पर 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता दी गई है। और ये सहायता दी किसने है? उड़ीसा राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इनके द्वारा, हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा असम। क्या? असम राज्य की सरकार के द्वारा यहाँ पर राज्य के जो नागरिक किसी अन्य राज्य में लॉकडाउन के कारण फंस गए थे उनको 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। तो इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। असम केयर्स पहल की यहाँ पर शुरुआत की गई और इस योजना से अभी तक 1.6 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं जो कि असम राज्य के हैं और किसी अन्य राज्य में इस समय फंसे हुए हैं। साथ ही साथ उड़ीसा, असम राज्य के जो कैंसर, किडनी या हृदय रोग के मरीज थे और वे भी किसी अन्य राज्य में फंसे हुए थे उनको 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता असम राज्य की सरकार के द्वारा दी गई है। किस राज्य की सरकार ने कोविड फार्मा ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो कोविड फार्मा ऐप है इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये कोविड फार्मा ऐप है क्या? तो इस ऐप के माध्यम से वह लोग जिनको खांसी, जुखाम या बुखार है और वह किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं दवा लेने के लिए, तो यहाँ पर इनकी सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से कलेक्ट की जाएगी और ये जाएगी सरकार के पास में। क्योंकि कोरोना वायरस के ये कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, खांसी, जुखाम या बुखार, तो इस आधार पे लोगों का पहचान किया जा सकेगा आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा कि क्या वह लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या फिर नहीं। तो इसीलिए कोविड फार्मा नाम के ऐप को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि इनके द्वारा जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की गई है। और परसों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए 100% आरक्षण की व्यवस्था की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है, सीएम है जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं बीबी हरिचंदन। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चेरनोबिल के बारे में मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब मिडनाइट एट चेरनोबिल नाम की किताब के लिए एडम हिगिनबॉटम को पुरस्कार मिला है विलियम ई कोल्बी। कौन सा पुरस्कार? विलियम ई कोल्बी पुरस्कार मिला है। यूके के एक राइटर हैं जिनका नाम है एडम हिगिनबॉटम और उन्होंने किताब लिखा मिडनाइट इन चेरनोबिल, तो उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। और ये जो चेरनोबिल की घटना है ये हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। तो चेरनोबिल आपदा के जो परिणाम हैं और परमाणु ऊर्जा के जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा जो चेरनोबिल वाली जगह है ये आपको मिलेगी यूक्रेन में। उस समय ये था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में। सना मीर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो सना मीर ये पाकिस्तान की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की ये पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं और अब इन्होंने 34 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। और संन्यास लेने वाले क्रिकेटरों की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा भारत के 3 खिलाड़ी इरफान पठान, प्रज्ञान ओझा और वसीम जाफर ने अभी संन्यास की घोषणा की है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण 2020 में भारत में विदेशों से भेजे जाने वाले धन का कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान है? यानी कि आपको ये पता होगा कि जैसे हमारे देश के बहुत सारे नागरिक अन्य देशों में निवास करते हैं और वहाँ पे वे जो लोग रहते हैं कमाने के लिए गए होते हैं तो वहाँ पे उनके द्वारा जो प्राप्त की गई राशि होती है फिर वह भेजते हैं उसे अपने देश में। तो इस प्रकार से बाहर से यानी कि अन्य देशों से बहुत सारा पैसा हमारे देशों में आता था। लेकिन विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में बताया कि 2019 की तुलना में 2020 में इसमें 23% की गिरावट देखी जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दुनिया में अगर हम लोग बात करते हैं रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में तो भारत है पहले स्थान पर, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत के नागरिक हैं जो अन्य देशों में रहते हैं और भारत को पैसा भेजते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप आंकड़ा देख सकते हैं 2019 में भारत के जो नागरिक अन्य देशों में रह रहे हैं उनके द्वारा 83 बिलियन डॉलर भेजा गया था। तो अब यहाँ पर विश्व बैंक ने कहा है कि 2020 में ये रहेगा मात्र 64 बिलियन डॉलर।
विश्व बैंक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। डेविड मैल्पस जो कि यूएसए के हैं, इसके प्रमुख हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू दी ग्रेट मेल्टडाउन नामक रिपोर्ट जारी की? तो ये रिपोर्ट जारी है अंकटाड ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि 2020 में जो विकासशील देश हैं उनके जो ऋण हैं वे लगभग 2.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे। कितने? 2.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे। और 2021 में कोविड-19 के प्रभाव के कारण इनका ऋण जो है वह 3.4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है। कुछ समय पहले अंकटाड के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि अंकटाड ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि कोविड-19 से निपटने के लिए, किससे? कोविड-19 से निपटने के लिए जो पूरी विश्व के विकासशील देश हैं उनको 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। अंकटाड का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। स्थापना इसकी दिसंबर 1964 को हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा में और मुखिसा कितुई इसके प्रमुख हैं। ये किस देश से हैं? तो ये हैं केन्या से। किस एनजीओ ने अखिल भारतीय अभियान 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन शुरू किया? तो ये शुरू किया है टाटा ट्रस्ट ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसके अंतर्गत ये लोग करेंगे क्या? तो सरकार के द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो भी सेफ्टी मेजर बताए गए हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में या फिर हाथ धोने के बारे में या फिर सैनिटाइजर के प्रयोग के बारे में, तो इन सभी चीज़ों के बारे में ये लोग जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में और वहाँ पे लोगों को जागरूक करेंगे। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक सामुदायिक अभियान चलाएंगे। तो 21 राज्यों में इनके द्वारा ये अभियान चलाए जाने की योजना है। टाटा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा कोविड-19 से निपटने के लिए टाटा ग्रुप के द्वारा ही 1500 करोड़ रुपए टोटल दिए गए हैं। और ग्लोबली किसने दिया है? तो ग्लोबली दिया है जैक डॉर्सी ने, जो कि ट्विटर कंपनी के सह संस्थापक हैं। इन्होंने $1 बिलियन की राशि दी है। और अभी रिलायंस फाउंडेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। इन्होंने एक मिशन अन्न योजना की भी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये लोगों को खाना खिलाएंगे। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 पुनरुद्धार रणनीति बनाने के लिए मोंटेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो ये गठित किया है पंजाब राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया जिन्होंने अभी एक किताब भी लिखी है बैक स्टेज, जिसका विमोचन हमारे पूर्व पीएम किसने किया था? मनमोहन सिंह जी ने। तो यहाँ पर इन्हीं की अध्यक्षता में पंजाब की सरकार ने एक समिति का गठन किया है और इस समिति का काम ये होगा कि लॉकडाउन के बाद में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए या फिर जो उद्योग हैं उनको और ज़्यादा बूस्ट किया जाए, तो इसके बारे में ये समिति सुझाव देगी। पंजाब में अभी एक नया पुल बना है जो कि कासोवाल रीजन को जोड़ेगा पूरे भारत से, और ये पुल बना है रावी नदी पर। बनाया किसने है? तो BRO ने इस पुल को बनाया है। किस बीमा कंपनी ने GoQII के साथ मिलकर बेजिक GoQII कोपे ऑप्शन नामक एक एड ऑन हेल्थ कवर की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है बजाज आलियान जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। GoQII की बात करें तो यह एक स्मार्ट टेक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है और जो इन्होंने ये एड ऑन फीचर शुरू किया है, इसके अंतर्गत बजाज आलियांज कंपनी के जो ग्राहक हैं जिन्होंने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की एक वर्ष की पॉलिसी ले रखी है, इनको कोपे की कटौती के रूप में अगर ये स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हैं तो इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा बजाज आलियांज के द्वारा। इस कंपनी की बात करते हैं तो बजाज ये हमारे भारत का है और आलियांज ये है जर्मनी की। तो इन दोनों का ये संयुक्त उपक्रम है। मुख्यालय इसका है पुणे में। MD और CEO है तपन सिंघल। साथ ही साथ आपको कुछ अन्य बीमा कंपनियों के बारे में भी ध्यान रखना है, जैसे कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? पराग राजा, यानी कि MD और CEO बने हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के पराग राजा। अनामिका रॉय ये बने हैं इप्को टोक्यो की। टाटा AIA जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो बचपन का रक्षाकरण नाम के अभियान की इन्होंने शुरुआत की है। और एक कंपनी है जिसका नाम है इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल, यानी कि IAG ने मिल करके SBI का जो जनरल इंश्योरेंस उसकी शुरुआत की थी SBI के साथ में। अब इन्होंने अपनी जो संपूर्ण हिस्सेदारी थी SBI जनरल इंश्योरेंस में उसे
पुल आउट कर लिया, यानी कि पूरी तरीके से इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। किस देश ने सजा के रूप में चाबुक यानी कि कोड़े से मारे जाने के प्रावधान को समाप्त किया? तो ये समाप्त कर दिया है सऊदी अरब ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि वहां पर अगर कोई क्राइम करता था तो उसे एक सजा के रूप में कोड़े मारने की सजा भी दी जाती थी। तो कई बार 10-20 कोड़े होते थे, कई बार 100 कोड़े की सजा दी जाती थी। तो काफी समय से ग्लोबली इसका विरोध भी होता था, मानवाधिकार जो समूह है वो भी इसका विरोध कर रहे थे। तो अब जाकर के फाइनली सऊदी अरब की सरकार ने ये जो चाबुक या कोड़े मारे जाने का प्रावधान है इसको समाप्त कर दिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में है। G20 देशों का अध्यक्ष देश कौन सा है? सऊदी अरब है। मुद्रा यहाँ की है रियाल। राजा यहाँ के हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं सऊदी अरब की, जो कि मिस्र, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, UAE, ओमान, यमन के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। शिल्पा मेडिकेयर ने दसासिल ब्रांड नाम के साथ किस बीमारी के लिए दास तिनब लॉन्च करने की घोषणा की? तो यह एक दवा है। क्या है? एक दवा है और ये इलाज करेगी कैंसर का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दास तिनब नाम की दवा है इसका पेटेंट अभी तक ब्रिस्टल मायर्स स्कीप कंपनी के पास था। तो 12 अप्रैल को इनका जो पेटेंट था यानी कि इनका जो राइट था इस दवा के ऊपर वो समाप्त हो गया है। तो अब यह आ गई है एक जेनरिक मेडिसिन के रूप में और भारत की जो शिल्पा मेडिकेयर है वह इसका निर्माण दसासिल ब्रांड के नाम से करेगी, यानी कि ओरिजिनल दवा का नाम था दास तिनब, अब इसका नया नाम होगा दसासिल। ये बनाएगी कौन? शिल्पा मेडिकेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब यह जेनरिक रूप से उपलब्ध हो जाएगी मार्केट में तो जहां पर इसकी कॉस्ट एक महीने की आती थी 1.65 लाख रुपीज, वह घट करके हो जाएगी मात्र 6440 रुपए पर मंथ। तो ध्यान रखिएगा इस दवा के बारे में। कोविड-19 से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश की अध्यक्षता में सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने सम्मेलन का आयोजन किया? तो यहाँ पर ये जो सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता की पाकिस्तान ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सार्क की बात करते हैं तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं श्रीलंका के इसाला वीरा कुन और ये अभी नए ही अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के एक थे अजहर या अमहर करके कुछ नाम था, तो वो थे, अब इसके बन गए इसाला वीरा कुन। बात करते हैं सार्क से संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा सार्क फंड की स्थापना की गई थी। सार्क देश के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग देगा भारत का विदेश मंत्रालय और इसके लिए जो पहला सम्मेलन है वो एम्स रायपुर में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सार्क देशों को देख सकते हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है और है बांग्लादेश, श्रीलंका है और है मालदीव। इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा भारतीय संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा? यानी कि भारतीय संस्थानों की श्रेणी में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है IIT खड़गपुर 97वें स्थान पे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा 85 देशों के 666 विश्वविद्यालयों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई। इसमें न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड विश्वविद्यालय है ये पहले पे है। सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का दूसरे और पश्चिम सिडनी विश्वविद्यालय ये भी ऑस्ट्रेलिया का, ये रहा है तीसरे स्थान पे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि किस आधार पे इन संस्थानों को रैंकिंग दी गई, तो इनकी रैंकिंग की गई है जो संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो इसको अचीव करने में किस तरह से संस्थानों ने प्रयास किया है उसके आधार पर इनकी रैंकिंग की गई। तो आपको ध्यान रखना IIT खड़गपुर 97वें स्थान पर रहा है और ये भारत का टॉप संस्थान है इस सूची में। केंद्रीय समिति ने पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी योजना यानी कि न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम के तहत किस मिश्रित उर्वरक को शामिल करने की मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी गई अमोनियम फास्फेट को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। यानी कि अब केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो हमारे किसान हैं वे अमोनियम फास्फेट से संबंधित उर्वरक को भी खरीदेंगे तो उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। और ये जो स्कीम है वह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत उर्वरक विभाग के द्वारा लागू किया जाता है। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? यानी कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर, तो ये हैं DV सदानंदा गौड़ा। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। माई बुक
माय फ्रेंड जो अभियान है इसकी शुरुआत की गई रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। FIH हॉकी प्रो लीग के किस संस्करण को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो ये इसका था दूसरा संस्करण, जिसे कोविड-19 के कारण 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया है। किस देश द्वारा WHO को $30 मिलियन की अतिरिक्त निधि की घोषणा की गई? तो WHO ने फेवर किसका किया है? चीन का किया है। तो इन्हीं को दिया जाएगा अतिरिक्त लाभ, यानी कि $3 मिलियन ये देगा WHO को। दुनिया का जो सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है ये बना है आपका हैदराबाद में। चोरी हुए मोबाइल फ़ोन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका नाम है CEIR। क्या नाम है? CEIR। चलिए आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा किस राज्य को सड़क परिवर्तन के लिए $82 मिलियन का ऋण दिया गया? हैप्पी फॉर नो रीजन पुस्तक के लेखक कौन है? नाडा ने अभी रविंदर कुमार को 4 वर्षों के लिए बैन किया, ये किस खेल से संबंधित है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल की विजेता कौन रही? 100 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के तीसरे पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग कोरोना वायरस से संबंधित जो अभी हाल ही के 50 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।